हेलो, हमारे आए हुए गार्जियन से ये गुजारिश है कि बाइक्स के सामने ही जो खाली जगह है वहीं पे आप अपने बाइक्स वगैरह लगा सकते हैं। डीडी सर अच्छा बैठे ना, हम आप लोग का नाम पुकार ले रहे हैं। खालिक अदीब आपसे मुखातिब है। इकरा पब्लिक स्कूल का ये सालाना स्पोर्ट्स आप तमाम मुखलिसों करम फरमाओं का इस्तकबाल करता है और साथ ही साथ इस फंक्शन के करीब लाने का फख्र भी हासिल करता है। इससे कबल आपने भाई इम्तियाज अंसारी की निजामत में कुछ पल गुजारे थे। इस बार मुझे इस बात का शरफ हासिल हुआ है कि मैं आपके दरमियान अपनी गुफ्तगू का चिराग रोशन करूं और अपनी गुफ्तगू के हिसार में कुछ देर तक रखूं। जो मैं खालिस उर्दू अशार का सहारा लूं और आपको अपनी तरफ माइल करूं। मैं ये बता दूं कि ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है और आप सभी हजरात जानते हैं कि स्पोर्ट्स भी तालीम का अहम हिस्सा है। स्पोर्ट्स इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। अगर हम इसे तालीम से जुदा कर देंगे तो फिर क्या बच जाएगा। यही वजह है कि स्पोर्ट्स को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और स्पोर्ट्स पे अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं और तमाम ममालिक इसकी तैयारी किया करते हैं और वो सारी तैयारियां इसी तरह से स्कूल और प्राइमरी लेवल से की जाती है। खुदा का शुक्र है कि इकरा पब्लिक स्कूल के तमाम ऑर्गेनाइजर्स ने इस बात को समझा है और स्पोर्ट्स की जानिब अपनी तवज्जो को मबजूल किया है। हाज़रीन, आज इस फंक्शन में जिन शख्सियतों को मदऊ किया गया है उनमें सबसे पहला नाम जो है वो मुकेश कुमार जोशी साहब का है। मुकेश कुमार जोशी साहब जनरल मैनेजर ECL हेडक्वार्टर हैं। आप हजरात उनके नाम पर एक दफा तालियां बजा दें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। MK जोशी, मुकेश कुमार जोशी, ये सबसे पहले आने वाले मेहमानों में हैं और लिहाजा इनकी कीमत और कद्र हम लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, अहमियत रखती है। इसके अलावा हमारे MIC मीर हाशिम साहब हैं और फिर इसी तरह के दीगर मेहमान हजरात यहाँ आते रहेंगे और मैं उनका बारी बारी आपसे तारुफ कराता रहूँगा। अभी सरेदस्त हमारे बीच जिस शख्सियत की आमद हुई है वो हैं जनाब MK जोशी साहब। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस कदर नामी गरामी हस्तियां मौजूद हैं, इस कदर नामी गरामी हस्तियां मौजूद हैं, कल हवाएं ले उड़ेंगी शोहरतें इस बज़्म की। शुक्रिया है दोस्त तेरी इस करम फरमाई का, आपने आकर बढ़ा दी इज्जतें इस बज़्म की। हाज़रीन, सिलसिला चलता रहेगा, सिलसिला दराज होता रहेगा। मैं अपनी बातों में आपको हिसार में लेता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। और प्रोग्राम का आगाज़ जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं
कि हमारी ये रिवायत रही है और हम लोग रिवायत से कभी وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ خلق الإنسان من صلصال कि कलाम रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, कलाम रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीमारी होती है। तलावत कलाम पाक तन्हाई में भी की जाती है, तलावत कलाम पाक जंग के मैदान में भी की जाती है। कलाम पाक की तलावत करना भी सवाब, उसका सुनना भी सवाब, कलाम पाक को देखना भी सवाब और उसको छूना भी सवाब। लेकिन एक शर्त है कि पावजू होकर ये सारे काम आप अंजाम दें। मोहतरम सामईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप तमामी हज़रात तिलावत कलामुल्लाह से अपने आप को महफूज कर रहे थे। सूरह रहमान की तिलावत आपने समाअत की, आपने सूरह रहमान की तिलावतों को बहुत सुना। आइए उसी सूरत की तर्जमे को भी आप गौर समाअत फरमाएं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा समाअत करें। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा काना व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्जे और पेड़ सजदा करते हैं। आसमान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेइख्तिलाली न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन न घटाओ। और जमीन रखी मखलूक के लिए और इसमें मेवे और गिलाफ वाली खजूरें और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल। तो ऐ जिन और इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसने आदमी को बनाया खुश्क मिट्टी से जैसे कि ठीकरी, और जिनको पैदा फरमाया आग के लौ से। तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उसने दो समंदर बहाए कि देखने में मालूम हो कि मिले हुए हैं और है उनमें रोक कि एक दूसरे से बढ़ नहीं सकता। तो तू
अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाएगा। जितनी भी मुबारकबाद दी जाए, मैं समझता हूँ इस्लाम खान साहब और उनके भाइयों और उनके दोस्तों और जितने भी रफ़्का हैं, उन सबों को ये बधाई के पात्र हैं ये लोग कि उनको इस काम के लिए मुबारकबाद दी जाए। आज आप देखेंगे कि इस स्कूल का स्टैंडर्ड आपको इसी से अंदाजा होगा कि मार्च पास्ट में जितने बच्चे और बच्चियां हिस्सा ले रहे हैं, आप उनके अंदर एक डिसिप्लिन देखेंगे। डिसिप्लिन ही किसी स्कूल की पहचान हुआ करती है, किसी स्कूल की शनाख्त हुआ करती है। और आज वही शनाख्त इकरा स्कूल के बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये मार्च पास्ट म्यूजिक के धुन पर होगा। हमने देखा है, मेरे सामने ड्रम रखा हुआ है, इसके अलावा और भी दीगर साज हैं, और इसी ड्रम के धुन पर ये बच्चे और बच्चियां मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। जितने लोग अजीम खान, नाज़िम अंसारी, फिरोज अंसारी, आमिर खान, शादाब शकील, जुनैद खान बच्चे के हैं, बच्चियों के हैं, और यकीनन ये लोग आपके सामने बड़े लोगों की पहचान हुआ करती है साहब कि कहीं भी किसी तरह की कोई गलती नजर आए उसकी इस्लाह फौरन करते हैं। इन्होंने ये सिफत आपको बता दूं कि जिस वक्त ये अपनी बातों को शुरू करेंगे और अपनी बात अपने खुतबात देना शुरू करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे ही कोई नहीं डिप्टी कलेक्टर होता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट होता है। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा हाज़रीन, मैंने वासिफ साहब का तारुफ आपके सामने पेश कर दिया। ये खानदान क्या respecting the rules and regulations which govern them, and with the desire to participate in the true spirit in the true spirit of sportsmanship for for the honor of our school, the honor of our school, for the glory of sport. for the glory of sport. क्या आप लोग चले जाएं और ये फर्स्ट का काम अंजाम दें। जितने भी इस वक्त फ्लैग होस्ट और नेशनल एंथम भी होगा, और जब तक नेशनल एंथम खत्म नहीं होगा आप लोग पढ़ रहेंगे ताकि Parade! Salute!
Parade! Salute down! कमांड देखो तालियों से नवाजें। इस वक्त बैच पेश किया गया जोशी साहब को, और अब उसके बाद ये गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। फूलों का हार पहले पेश किया गया और फिर ये गुलदस्ता की बारी आई और गुलदस्ता जोशी साहब के हाथों में। अब दूसरे नंबर पर हमारे एक अहम मेहमान जनाब वासिफ साहब हैं, उनकी बैच पेशी की जा रही है और साथ ही साथ उन्हें भी फूलों का एक हार पेश किया जाएगा और एक गुलदस्ता भी। डॉक्टर साहब इधर से आ जाइए आप सर और थोड़े इधर हम लोगों ने अपने आप को मजबूर किया। हजरात आप हजरात समाज फरमा लें, रफिया रियाज चाहत बनी जन्नत जहां इफ़्फ़त परवीन, आलिया खान, शमा परवीन, तनीषा फातिमा,
अंदर दो जबानों की बड़ी अहमियत हासिल है, एक इशारों की जबान और एक मौसीकी की जबान। आपने देखा इन छोटे छोटे बच्चियों को कि किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मौसीकी की धुन पर और ड्रम की धुन पर इन्होंने वक्फे वक्फे से अपना आइटम चेंज किया, अपना रुख बदला और फिर उसके मुताबिक इन लोगों ने अपना पूरा प्रोग्राम बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया। मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं नाजिया मैम, जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से बच्चियों को ट्रेन किया, और मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं स्कूल के सभी ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने इतना खूबसूरत नमूना पेश किया। वो भी देखने की चीज है। मैंने तनवीर इमाम साहब को गाइड कराने की जरूरत दी है। मैं उनके बाद इस इलाके में तारुफ के मोहताज नहीं हूँ। यहाँ का कोई भी इज्तिमाई फंक्शन होता है, चाहे वो ड्यूटी का इलाका हो, इस जगह बहुत जोरदार तालियां बजाएं भाई आप लोग। देखिए एक लड़की सत्तर बोल निकल गई, वाह। हाँ, पहली बार दौड़ करके गए, उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हुए, इसलिए दूसरा फेज बच्चों का है। वाह, दौड़ो, जोर से दौड़ो, जोर से, बहुत तेजी से चला रहे, दौड़ो दौड़ो। हाँ, ईमानदारी से पकड़िएगा भाई। हाँ, ये बात हो गई। आप पैंट ही संभाल लेंगे। ये फाइनल राउंड है। आप तालियों से नवाजे भाई, आप लोग तालियों में कंजूसी न करें। हाँ, चलिए जोर से आप लोग। जोरदार तालियों से नवाजें। और थर्ड गौसिया तार, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हुआ, और अब सही रूप में स्टेज आ गया है। मेहमानों के उधर देखो बेटे, उधर सेकंड मोहम्मद अरशद, तालियां जोर से बजाएं। और थर्ड गौसिया तार। इस तरह से इनामात की तकसीम होने आई, और मुस्तकीम के हाथों में वो इनाम MK यूटी साहब के हाथ। अब दूसरे इवेंट की तरफ बढ़ते शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी दौड़ो, जल्दी जल्दी, देरी मत करो, जल्दी से पहुंचो वहां। चलो, और तेज दौड़ के जाओ वहां तक, जल्दी। ये बात जोर से बहुत तेज दौड़ो, यही आपकी हिम्मत अफजाई होगी। आराम से। ये फाइनल राउंड है, जरा सी कोताही आपको शिकस्त दो जाती। देखिए हमारे दरमियान जो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, और मैं उनका नाम ऐलान कर रहा हूँ।
मीर हाशिम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, MMIC हैं, हमारे आसिफुल कॉर्पोरेशन के और आप ही के इलाके के वो हैं। दूसरी मेहमान आप 50 लीटर है ना, ये 50 लीटर फ्लड है। मुमताज आफरी साहबा को पेश किया गया गुलदस्ता। हाथ मिलाइए हमसे। ये आप लीजिए, इधर देखिए, हाथ मिलाइए हमसे। थैंक यू बोलिए। हाथ मिलाइए, थैंक यू बोलिए। गिफ्ट दिए ना। खूब तेज दौड़ो, बहुत तेज दौड़ो। इस तरफ हाथ मिला लीजिए, हाथ मिलाइए। सेकंड गेट डाउन। पिंटू भाई, आपकी दुकान से क्या आप स्टेज पे खड़े हैं? तो ही पिंटू भाई, मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ अपनी माँ बहनों से कि आप लोग प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए। देखिए आपके पीछे बच्चे खड़े हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग के लिए चेयर लगा हुआ, आप लोग चेयर पे बैठिए। यहाँ से सब मजा नहीं है। आज ठीक सामने से जूम करके दिखा देते हैं। देखिए बिस्किट रेस का सेकंड सेल चल रहा है। जल्दी बोलो, जल्दी। एक खाना काटो और भागो लेकर के छोड़ पानी पी। खाने मत बैठो, नाश्ता मत करो। एक तो पूरा खाने के चक्कर में तो हो गया खेती। पूरा खाने है बॉस। अरे दौड़ो। पूरा बिल्कुल खा गया होगा। जल्दी, देरी मत करो, फटाफट फटाफट। जाओ पानी पिएगा इतना बोलने के बावजूद बच दौड़ी। फाइनल राउंड हम थोड़ी देर में बताएंगे 12 बजे। पूरा बिल्कुल खाने पड़ेगा। हाँ ये बहुत चालाक लगा, खाते खाते दौड़ गया। जल्दी जल्दी। और ये देखिए बच्ची बहुत तेजी से आगे निकल गई, दूसरी भी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये मुकाबला तीसरी और चौथी के दरमियान। और इस तरह से पहला
पहले तो फॉर्म साइन करो स्टॉप का मत बोल हाँ दौड़ने बाल्टी ले लेकर खाना ना दौड़ो दौड़ो तेजी से मेरे दौड़ने बच्चियों से गुजारिश उताई करो सीटी बजने का इंतजार कीजिए। खूब जल्दी ये लास्ट राउंड है आपका। नाम तो लीजिए चलिए सिम बोलिए अभी बोलिए आ जाओ दौड़ो 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 आए सामने और आप अपने हाथों में इन बच्चों को इनामात के बच्चे उसके हवाले करें। दो तालियों से नवाजें। इसके बाद सेकंड वाली को हाथ के हवाले करें और फिर थर्ड को पेश करें। थैंक यू come on जल्दी चल फास्ट हो जाएगा मास्टर पकड़ी हुआ है ना हेलो अली कहाँ है? अली कॉफी मंगवा लो। अली कहाँ है? पीछे चल इधर आ सलवा से इसमें से जीतेगा फोन में मालिक तो सामने सामने नहीं है। ये फर्स्ट राउंड बच्चियों का चल रहा है पिकअप एंड ड्रॉप। देख देखते तेरी देख उसके सब और तेज अभी आई चल चल बड़े तीनों पर दौड़ो तेजी से दौड़ो। और ये राउंड यहाँ पे खत्म हुआ। बच्चियों को इनामात दें। भाई तालियों से नवाजें जरा। आप लोग तालियों में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। बहुत खर्च हो रहा है आप लोगों का लग रहा है। थैंक यू देखिए ड्यूटी से ये लोग आए।
सेकंड है रईस कौसर और थर्ड है अशरफुल अंसारी। इनाम इस्लाम खान के हाथों अनुकूल साहब जिन बच्चों का मार्शल आर्ट में इनाम है वो लोग सब से सब आ जाएं। अनुकूल साहब, where are you? Come here. ठीक है बेटा, आप लोग जाओ। इस स्कूल का जो प्रेसिडेंट है और जितना भी सारे टीचर हैं और हम लोग का बीच आए हुए हैं एमएससी मीर हसीम सर को और हसीम सर को और बाकी जितने भी सर आए हैं, इन लोग जितना भी है हम लोग के लिए बहुत कुछ करता है और अच्छा भी लगता है कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये मीर हसीम सर हसीम साहब को तो आज पहली बार हम देख रहा है, लेकिन हमको बहुत खुशी हुआ कि आज उसका साथ हमको मुलाकात हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल सर है डॉक्टर अलाउद्दीन सर और इस्लाम सर और हम लोग का जो घोष सर है विजय घोष, ये सब सर का पहले हम तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सबका धन्यवाद देना। तो साथ ही साथ में जितना भी पेरेंट्स है सबको थैंक यू। लेकिन आप लोग अपना बच्चा लेके आए कंपटीशन कर रहा है, किसी का हौसला नहीं है। जैसे लगता है ना कहीं गया मेला घुमा चला आया, ऐसे चलेगा? आप लोगों का बच्चा आज स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा है। कल दिन ओलंपिक मार्शल आर्ट है जिसमें अभी हर बच्चा को सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग देखिए इतना छोटा छोटा बच्चा किस तरह प्रैक्टिस किया। एवरीबॉडी मकसद नुकसान है आगे ठीक है। सर देखिए किस तरह थोड़ा बच्चा लोग देखिए जोरदार तालियों में आवाज है। देखिए पहला पंच के अंदर ही इन लोगों ने कार्डबोर्ड को तोड़ दिया। देखिए ये कांच तोड़ने जा रही है बच्ची और ये पैरों से शायद तोड़ेगी। अरे जोरदार तालियों से आवाज, वाह 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 वाह। देखिए लोग स्ट्रेचिंग करके दिखाएगा और पैर कैसे उठाता है वो दिखाएगा। ये बच्चा लोग बहुत मेहनत किया, ये लोग प्रैक्टिस किया तब जाके हुआ। नहीं देखिए कैसे लोग स्ट्रेचिंग करता, देखिए देखिए एक बच्चा कैसे करता है। नहीं सन से गो लुक सच हट हो जोर हट नहीं सन से गो लुक सच हट हो जोर। देखिए ये लोग बच्चा लोग कितना तरीका से प्रैक्टिस किया, ये इसी तरह होता है। इसीलिए आजकल हर पेरेंट्स को हम बोल देते हैं खासकर में जिसका घर में लड़की है उसको कराटा जरूर सिखाइए, क्योंकि देखिए सेल्फ डिफेंस के लिए गार्जियन हमेशा जा नहीं सकता। आज आप बताइए इतना छोटी सी लड़की टाइल्स तोड़ दिए, आप 1 मिनट का वक्त लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा सर, खाली 1 मिनट, एक तो थोड़ा फाइट होगा 1 मिनट। चलो चलो फाइट, चलो फुल कॉन्टैक्ट, चलो कंटिन्यू 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 फॉरवर्ड, चलो कंटिन्यू यस, चलो चलो कंटिन्यू, चलो चलो कंटिन्यू यस, काउंट आप लोग ताली बजाइए। हेलो चलो काउंट चलो काउंट ऊपर 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 फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में कंटिन्यू, फर्स्ट में
पावर पावर कंटिन्यू पावर चलो 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 हाँ चलो कंटिन्यू 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 फास्ट जमा जमा चलो इधर बढ़िया बस ठीक है थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खुशी मिला हमको क्या दिया पब्लिक में दिया थैंक यू जिन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की। और आज इस स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स है। तमाम बच्चे बच्चियां गार्जियन यहाँ मौजूद हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि हमारे बीच वसीम खान साहब डीपी डीएम डिप्टी मजिस्ट्रेट अलीपुरद्वार यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त एकरा पब्लिक स्कूल और न्यामतपुर के लिए दी। उसके अलावा खाली कबीर साहब है, तनवीर इमाम साहब है, और बहुत सारे लोग मंच पे मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए आप लोगों ने जो आज तरह तरह के इवेंट देखे, खेल कूद देखे, उसके अलावा मार्शल आर्ट भी आप लोगों ने देखा। अपना बचाव खुद करने की जो सलाहियत है इसको पैदा किया जाए। आज बच्चे बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रेनर से, ताकि कभी ऐसा हालात का सामना करना पड़े तो अपना बचाव वो खुद कर पाए। तालीम बेहद जरूरी है, साथ ही साथ स्पोर्ट, सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट। तालीम जो हालात हिंदुस्तान का है, मैं तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को जरा ध्यान से सुने कि जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम तालीम पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर हमारे अंदर तालीम होगा तो हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ वसीम खान साहब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। और जब हमारा कोई अपना होगा तो जब हालात खराब होगा या हालात से निपटने के लिए अगर हमारे अपने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डीएम हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, तो वो हालात का मुकाबला करेंगे और हमारे लिए ढाल बनकर हमारे सामने खड़े रहेंगे। तो जरूरत है तालीम कभी रायगा नहीं जाता। बच्चे हो या बच्चियां हो, सबों को तालीम की जरूरत है। और अक्सर देखा जाता है कि हमारे माशरे के लोग तालीम पर कम ध्यान देते हैं, चाय और पान दुकान में अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन बच्चों की फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। दिन भर में 50 रुपए का पुड़िया और पान खा जाएंगे, लेकिन जब बच्चों की तालीम की बात आएगी तो कहेंगे कि हम गरीब हैं, हम फीस दे नहीं पा रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है। एक वाकया याद आ गया मुझे, तालीम से मुंसलिक है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, ए अल्लाह, तू मुझे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और मुझे एक ऐसी चीज दे, ऐसी बादशाहत दे, ऐसी सहनसियत दे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और
और मैं जरा भूल रहा हूँ, तो इल्म कभी रहेगा नहीं जाता। इल्म की बहुत ज़रूरत है, तमाम बच्चे हो या बच्चियाँ हो, सबों को ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा कि जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझसे दुआ की है कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहियत दे, ऐसी सांसियत दे जो दुनिया में किसी के पास नहीं। जिब्राइल अमीन आते हैं और कहते हैं कि ऐ सुलेमान, तूने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है कि मुझे ऐसी बादशाहत दे, ऐसी सांसियत दे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और मैं तुम्हारे पास 3 चीजें लेकर आया हूं जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भेजा है। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास और 3 में तुम्हें एक चुनना है। फरमाया कहिए क्या है? पहला दौलत, दूसरा शोहरत और तीसरा इल्म। ये बातें सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घबरा गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मेरे गुनाहों को तू माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जो चाहता था मुझे मिल गया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे इल्म चाहिए। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद किया और इल्म को चुना। तो ये हदीस है कि जैसे इल्म मिल गया, दुनिया की सारी दौलत मिल गई, सारी शोहरत मिल गई। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। अगर आपके पास इल्म है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता और आप दुनिया के एक अजीब शख्सियत के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए इल्म बहुत जरूरी है और इल्म हासिल करना सुन्नत है। यही चंद बातें कहकर मैं अपनी बात करता हूँ। अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद बशीर खान। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्लियर कर देते हैं। ऐसे से मैं डिप्यूटी मजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कलेक्टर, रैंक है WBC एग्जीक्यूटिव। 2017 साल में क्वालिफाई किए। इससे पहले 2016 में असिस्टेंट कमिश्नर थे सेल टैक्स में। उससे पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे बैकअप क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट में। उससे पहले LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे। तो जर्नी बहुत 4-5 साल में 4-5 नौकरी करने का भी ये मौका मिला। आज ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देख के हमको, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब की बात याद आती है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। मेरा घर है धर्मपुर में। धर्मपुर से करीब करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रहमत नगर बोल के एक जगह है। वहाँ पर द क्रेसेंट स्कूल हुआ करता था। जब हम बहुत छोटे थे, जब हम 3-4-5 साल के थे, तो वहाँ पर क्रेसेंट स्कूल हुआ करता था। और धर्मपुर में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल था नहीं। बाप माँ के एक ही लड़के थे। अब्बा मैकेनिक का काम अभी भी करते हैं। तो उनको मन हुआ कि मेरा एक ही बेटा है, तो मैं इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो पापा ले जाके द क्रेसेंट स्कूल में एडमिशन करवाया। डेली सुबह साइकिल से लेके जाते थे और लेके आते थे। 1-2 तक पढ़ने के बाद शायद पापा को रियलाइज़ हुआ और मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग की फिनंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि हम लोग बंद को ही मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकें। फिर मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया और हिंदी मतलब बोले कि ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। फिर बनपुर बॉयज हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, पढ़ाई लिखाई किए, सब कुछ किए। तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। जब हम बनपुर बॉयज हाई स्कूल में गए तो वहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि स्कूल में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश क्लास 5-6 से चालू होती है, ABCD वगैरह। और जब हम क्लास 4-5 में गए तो हम ठीक ठाक इंग्लिश बोल सकते, मतलब गधों के बीच में घोड़े थे, उन लोगों के बीच में हीरो थे। सबको लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अप्रिसिएशन मिलता था। टाइम पास होता गया। 10 में अपने स्कूल में सेकंड टॉपर में टॉप नहीं कर पाए। फिर HS किए, फिर ग्रेजुएशन किए। अब ग्रेजुएशन तक हर स्कूल का रोल एक जैसा है। स्कूल का मेन रोल पता चलता है ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ, स्कूल खत्म। अब हम लोग को जिंदगी के कंपटीशन में आना है, कंपटीशन में। अब हम लोग को लड़का से इंसान बनना है। अब हमको स्टूडेंट से ऑफिसर बनना है, स्टूडेंट से इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए,
उर्दू हमारी मातृ जबान है, इसमें कोई कोई डाउट वाली बात नहीं। हिंदी हम लोग को बोलना अच्छे से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर ये हमारी जबान है। और इंग्लिश हमारी हुनर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हुनर। क्योंकि ग्लोबल लेवल पर क्या है कि बिना इंग्लिश के आप अच्छा नहीं कर सकते। अब क्या हुआ सुनिए, 12th का एक लड़का 10 पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग करने जाता है। क्या जाता है? इंजीनियरिंग करने जाता है। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल वर्ल्ड में हर जगह पर किस लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश में होता है। अब इंसान अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ा 10th का, उसको इंजीनियरिंग में तरह तरह की दुश्वारियाँ पेश आती हैं। जब मेरे को मन किया कि हम IAS की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम से पढ़े तो हिंदी की किताब खरीदते हैं। पटना में हम हिंदी में किताब खरीदे तो वहाँ हिंदी में उतनी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल नहीं, उर्दू में भी नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन कोई रोक नहीं है, बट आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल नहीं। मेरा मन किया कि हम क्या करें, इंग्लिश में तैयारी करें। क्या करें? इंग्लिश में तैयारी करें। फिर मेरे को क्या करना पड़ा, लास्ट 1 साल तक CBSE में NCERT में क्लास 6 की किताब खरीदे, 7 की किताब खरीदे, 8 की खरीदे, 9 की खरीदे, 10 की खरीदे, 11 की खरीदे, 12 की खरीदे। यानी जो चीज़ हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ आने की वजह से जो मेरा मिस हुआ था, देखो वहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ा। अब जिंदगी का 1.5 साल मेरे को 6 से 12 तक NCERT पढ़ने में निकल गया। क्या करते थे, इंग्लिश कमजोर है, हमको तो लग रहा मेरा इंग्लिश अच्छा है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से दिल्ली गए, वहाँ पर अच्छे मतलब हिंदू कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वहाँ पर आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, JNU है, IITs है, BHUs है। कंपटीशन तो नेशनल लेवल पर है। कंपटीशन में आपको इस बात के लिए कोई छूट नहीं मिलती है कि आप हिंदी मीडियम से, उर्दू मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से, कट ऑफ जितना है उतना ही पास करना पड़ेगा। कंपटीशन में छूट एकदम भी नहीं। और सारी अच्छी किताबें किसमें अवेलेबल है? इंग्लिश में। यहाँ तक कि IAS का रिजल्ट होता है 1100 लोगों में देखा जाता है कि 1035-55 लोग इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाई किए हैं और बाकी 35-55 में हर लैंग्वेज के लोग हैं, हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है। सबसे बड़ी बात है इंग्लिश में किताबें अवेलेबल नहीं, बट आप लैंग्वेज में किताबें उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। गार्जियन को लगता है कि ठीक है बच्चा तो पढ़ रहा है, कहीं से भी कर लेगा। अरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ने का क्या दरकार है, BSK से पढ़ लेगा, BSK में पढ़ा, हिंदी में पूरा आंसर लेके पास कर दिया 85%, कोई बात नहीं। और वही इंसान जब नौकरी करने जा रहा है तो ग्रुप D का एग्जाम नहीं निकलता है। आप कोई भी बैंक का एग्जाम ले लीजिए, वहाँ इंग्लिश कंपलसरी है, 50 नंबर का इंग्लिश होता है। आप कोई भी बड़े कंपटीशन का एग्जाम ले लीजिए, सिविल सर्विसेज का, वहाँ सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, वहाँ तो टिक मारने वाला स्कोप नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। आपका एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या पेश आती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह डेवलप की जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप करवाई जाती है। अगर मेरे को इंटरव्यू फेस करना है और एक इंग्लिश मीडियम के लड़के को इंटरव्यू फेस करना है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क हो जाता है। आप ये बात मान के चलिए, जो भी लैंग्वेज मीडियम वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग मेरिट में अगर आ भी जाएँ इंटरव्यू में उनके साथ बहुत मतलब खराब मार्क्स आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का उतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वैसी फैसिलिटीज नहीं होती है, ऐसा इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं चलता है, ये सब प्रॉब्लम है। तो हम जब अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का कोशिश किए तो मेरे को समझ में आया कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते तो क्या होता कि मेरा रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता। अब आज WBCS में हो सकता है हम IAS बन जाते हैं, तैयारी तो IAS की और मेरे को अचानक से ज़िंदगी में 24 साल की जब उम्र हो गई तब मेरे को इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें दिखाई जा रही है और किताबें में डल गई। आपको ये किताब पढ़ना है हिस्ट्री के लिए, ये किताब पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए, ये पढ़ना है पॉलिटी के लिए। हम लोग जिंदगी में पढ़े हिंदी मीडियम की किताब, इसीलिए बोल रहे हैं अभी का जो दौर है, इस दौर की ज़रूरत है इंग्लिश। किसी को इंग्लिश पढ़ने का शौक नहीं है। हमको जब भी मौका मिलता है हम लोगों से हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, पर जब भी ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में बात करना पड़ता है। आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज, ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई फैशन या शौक नहीं है, ये ज़रूरत है। इसीलिए आप देखिएगा अक्सर जो लोग टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में, वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको मालूम है कि जो प्रॉब्लम उनके स्कूल के बच्चे फेस कर रहे हैं उनके लड़के ना करें, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। पहला चीज़ ये कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ क्या है कि आसपास के एरिया में स्कूल होना चाहिए। आसपास के एरिया में क्या होना चाहिए? बहुत दूर जाकर आने जाने में अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो जाए तो घर आने के बाद बच्चों में एनर्जी नहीं बचती है। बच्चों में एनर्जी
अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ से किसी को सेंट पैट्रिक्स भेजना पड़े या लॉरेटो कॉन्वेंट भेजना पड़े, तो वो इतना दूर जाएगा, इतना दूर आएगा, बच्चा है कम उम्र का, थक जाएगा, वो फिर घर में ना तो खेल पाएगा ना तो पढ़ पाएगा। ये ज़रूरत है कि हर लोकेलिटी में एक स्टैंडर्ड स्कूल हो जो बच्चों को बेसिक्स कुछ पढ़ा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग शौक के लिए दूर भेजेंगे, नहीं, बट हम लोग जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उनको अपने मोहल्ले में जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसके हिसाब से तैयारी करनी। तीसरी चीज़ होती है अफोर्डेबिलिटी। क्या जो स्कूल हमारे स्कूल में वो अफोर्डेबल है कि नहीं, मतलब अफोर्डेबल मतलब हम उसमें पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। बात ऐसी है कि हर कोई के मोबाइल में डेटा है और एक डेटा पैक आता है 350, 350 का, 500 भी हो सकता है, मतलब पता है। तो 350, 500 हर इंसान आज से 2 साल पहले तक नहीं भराता था। तो भराता था, स्मार्टफोन नहीं था तो कोई भराता नहीं था। अभी स्मार्टफोन है तो सब कोई 350 का पैक भरा रहे। तो अगर आप 350 का पैक मोबाइल में रिचार्ज करा सकते हैं, एक घर में एक मोबाइल नहीं है, एक मोबाइल पापा का है, एक मोबाइल घर का है और एक मोबाइल लड़कों की है। तो 350, 400, 500 रुपये अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए महीना नहीं दे सकते हैं तो आप याद रखिए आने वाले 30 साल के बाद वो आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमा के भी नहीं दे सकता। वो बनेगा फिर मैकेनिक, पंचर बनाने वाला और क्या बोलते हैं जो भी ड्राइवर बनेगा, कुली बनेगा, कबाड़ी बनेगा। आज एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट यूनेस्को बताती है वर्ल्ड का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हम उनको बोले कि हम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मेरे को मतलब इंजीनियरिंग का नौकरी करने का मन नहीं कर रहा। बोले क्या बनने का मन कर रहा है? मतलब मेरे को मन कर रहा है IAS बनने का। बोले ठीक है, मेरे गांव में 1.5-2 बीघा ज़मीन है, तुम जाओ आराम से पढ़ो, हम उस ज़मीन को बेच देंगे। ज़मीन को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत सारा इदारा अभी तैयारी कराता। ज़कात फाउंडेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, 6 महीना रात दिन पढ़े, ज़कात फाउंडेशन में सिलेक्शन हो गया, फ्री में IAS की कोचिंग के लिए दिल्ली में। अभी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे आलिया यूनिवर्सिटी है, WBMD है, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामी, बहुत लोग तैयारी करवाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बेसिक्स किताब अवेलेबल करवा देंगे, उनका लैंग्वेज पर कमांड होगा, तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अभी IAS और बाकी सब एग्जाम्स की तैयारी होती है। तो मेरे पापा ने हिम्मत किया कि नहीं ठीक है, तुमको 30,000 रुपये महीना कमाने की इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हम तुमको 22-23 साल की उम्र तक पाल सकते हैं तो 2 साल और भी पाल सकते हैं। एक लौटा लड़का है, ये नहीं बोलेगा कि मेरा मन था और अब्बा ने रोका। मन था, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी को, फिल्म है ना 3 इडियट में, और हाँ जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। लोगों ने ताना मारा, आपका बेटा है इंजीनियरिंग किया हुआ, क्या ये सब करवा रहे हैं, आराम से बोलिए ना, नौकरी करेगा, अच्छा इंग्लिश बोलता रहा, सब कुछ बढ़िया। इन पापा की ख्वाहिश पर आज उस वालिद का सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहता है क्योंकि नहीं पढ़ने के बावजूद उसने वो काम कर दिखाया जो हमारे मोहल्ले के पढ़े लिखे लोग नहीं करते। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और फिर आपसे नौकरी कर दी, इसीलिए आज शायद उनको उतना फख्र नहीं हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समझदारी इसी में ये जमाने की ज़रूरत है। आप बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दें। और सर आप एक काम कीजिए, गार्जियन लोग का जब भी मीटिंग हो ना, एनुअल मीटिंग में, तो उनको स्टेजेस बताएं। ये ना बताएं कि एजुकेशन का रोल क्या है कि आप 10th पास कीजिएगा, तो 10th पास करने के बाद अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके बच्चे जो 10th से निकल गए, उनको फ्यूचर में गाइड करना है कि आप कैसे ही 12th 10th पास करेंगे। आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपको JNU में जाना है, आपको हैदराबाद में जाना है, आपको IIT बेंगलोर में जाना है, आपको IIT में जाना है, आपको IIMs में जाना है, आपको हर जगह जाना है। जब वहाँ पर आप जाएंगे तब वहाँ जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा उससे आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए बात बहुत छोटी सी है, मतलब भीमराव अम्बेडकर की कहानी मुझे याद आती है। भीमराव अम्बेडकर जब इंग्लैंड में पढ़ा करते थे, उसके बाद अमेरिका पढ़ने का मौका मिला, तो वहाँ पर लाला हरदयाल आकर उनको एक बात बताया कि भीमराव अम्बेडकर, बोला यस, बोला उनको मालूम है लाला हरदयाल, बोला हाँ, बोला है मेरे रिवोल्यूशनरी, हम फ्रीडम फाइटर हैं, बोले हाँ, बोले हम इंडियन लोग को खोज रहे हैं जो भी अमेरिका में है, बोला क्यों, क्योंकि हम उसको मोटिवेट करें पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। तो भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं आई केम हियर फॉर 3 पर्पस, हम यहाँ पर सिर्फ 3 काम के लिए आए हैं, क्या, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। और जब उस इंसान को मौका मिला दैट पर्टिकुलर पर्सन रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को कभी मौका मिलेगा तो हम लोग अपने देश के लिए, कौम के लिए कुछ भला कर पाएंगे। वो मौका तब मिलेगा जब हम उस मौके में पार्टिसिपेट करेंगे, और मौका तब मिलेगा जब उसके लेवल के होंगे।
आज का ज़माना ट्रांसपेरेंसी का है। आप नौकरी में, कोई भी नौकरी में भेदभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ताकि सारी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होती है। किसमें होती है? कंप्यूटर में होती है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार रेलवे का एग्ज़ाम दिया और मेरा नंबर 100 में नॉर्मलाइज स्कोर आया था 100.53। कितना? 100.53। अब भेदभाव वाला दौर खत्म हो गया। अब सारा एग्ज़ाम कैसा होता है? ऑनलाइन होता है। अब सारी पीएससी की इंटरव्यूज जो होती है वो सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डेड मतलब परव्यू में होती है। अब सारे लोगों के पास मीडिया का एक्सेस है, सारे लोगों के पास ये सब चीज़ का एक्सेस है, कोर्ट का एक्सेस है। अभी जितने भी लोग का सिलेक्शन होता है मेरिट पर होता है। पहले एक दौर हुआ करता था, लोग बोलते थे भेदभाव होता था, नाम देख के, कास्ट देख के, लैंग्वेज देख के छांट दिया जाता था। पर अभी कोई भेदभाव नहीं है। अभी सिर्फ भेदभाव हम लोग अपने बच्चों से करते हैं। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए, वहीं से मेरा काम खत्म हो गया। वो आकर क्या पढ़ रहा है ये कभी नहीं। लेकिन मेरे पापा पूछा करते थे, बेटा स्कूल में क्या पढ़ा? जो सब्जेक्ट पढ़ते थे हम बोलते थे, बट मेरे को रात में एक बात का डर था, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे मेरे पापा रात में पूछेंगे आपकी अकाउंटेबिलिटी माँ बाप की है कि स्कूल में क्या पढ़ाई किया। तो हमको समझ में आता है कम से कम जो चीज़ पढ़े वो फादर को बताना पड़ेगा। अवेयर गार्जियनशिप और थोड़ा बहुत एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करें इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाएं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज नहीं सिखाया, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। वर्शीद खान कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल ले, एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकता। पता है? क्योंकि इसको प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आज तक समझ में नहीं है। जो वर्ड वो 500 बार बोल के प्रोनाउंस कर चुके हैं, हमको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम तो हो गए। हम तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने में हिचकिचाएंगे, हमको इंग्लिश का टफ वर्ड दिखेगा तो बोलने में हेजिटेशन हो गए। क्योंकि अपनी ज़िंदगी का जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स था वो मैंने एक हिंदी मीडियम स्कूल में गुजारा, मेरा भाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। मेरे और उसमें कंपेयर होगा तो लैंग्वेज में तो मेरे को बीट करते, हो सकता है नॉलेज में ना करता, टैलेंट में ना करता। हो सकता है इंटरव्यू में मुझसे 10 सवाल पूछे जाएँ, उसको 10 में सिर्फ 5 का जवाब मालूम हो, 5 का जवाब दे देगा। हो सकता है मुझसे इंटरव्यू में 10 सवाल पूछेगा, उनको 10 का 10 जवाब मालूम है, पर मेरे में हेजिटेशन इतना है कि शायद हम वहाँ पर नहीं बोल पाए। ऐसा होता है और ऐसा ही होगा। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो बोलते रहे। अगर अब तक आप जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ नया मिले तो हमको कुछ नया करना पड़ेगा। एक छोटा सा लाइन मेरे टीचर ने कहा था, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर किया कि मैं भी 2-4 शब्द आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो क्योंकि हमारे वासिफ खान साहब जो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने तालीम के बारे में, इल्म के बारे में बहुत तफसील से बयान कर दिया। मैं सिर्फ उसमें 1-2 बात जोड़ देना चाहता हूँ कि आज के दौर में तालीम के बगैर इंसान आंख रखकर भी अंधा होता। अगर तालीम नहीं है तो बिल्कुल आप अंधे हैं अभी के दौर में। अगर किसी कौम को बर्बादी की तरफ ले जाना है, अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उससे कुछ नहीं करना है, सिर्फ तालीम छीन लेना है। तालीम अगर किसी कौम से छीन लिया जाए तो वो आप रूपी जो है बर्बाद हो जाएगा। आप लोग अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलवाएं। हम लोग बहुत अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कौम को बचाने के लिए सिर्फ अपने घर को नहीं, अपने कौम को बचाने के लिए जिस तरह से अब डिप्टी मजिस्ट्रेट हुए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हर एक घर में IAS, IPS, डिप्टी मजिस्ट्रेट के साथ साथ अच्छे अच्छे ओहदे पे मुसलमानों के घर में बच्चे कायम हो, ताकि हमारे कौम का
मुस्तकबिल जो है वो संवर जाए। आप जो फजूल खर्च करते हैं उस खर्च को बचाइए और अपने बच्चों को तालीम में लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इकरा पब्लिक स्कूल को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर साल एनुअल फंक्शन करते थे, पहली बार एनुअल स्पोर्ट्स किया जो बहुत ही कामयाबी के साथ हमकिनार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे दोनों वही फर्स्ट है अभी अच्छा उधर देखो, इधर देखिए। सेकंड सुबैल अहमद, थर्ड अनुकूल शाह, सर अनुकूल शाह, सर इधर सर मेरी तरफ सर एक मिनट। अभी आपके सामने आखिरी मुमताज अपने बातों को रखने जा रही है। मुख्तसर लफ्जों में आप अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। अब वही बात है कि उर्दू मीडियम वाला एजुकेशन, क्योंकि मैं भी जानिया इस्लामिया स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मेरा भी कैटरिंग स्कॉट बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि हेजिटेशन रह जाता है। मतलब एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट और एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कंपेयर करें तो वहाँ पे बस वही एक हेजिटेशन रह जाता है। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद से हम लोग एक ही लेवल में बेस करते हैं, अच्छा नंबर भी लाते हैं, लेकिन बस एक हेजिटेशन है। क्योंकि स्कूल में भी माइक में बोलने में हेजिटेशन कुछ नहीं है, लोगों के सामने बोल सकते हैं, लेकिन हेजिटेशन है कि हम सही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मेरे स्कूल में ऐसा यहाँ मेरे भी बहुत सारे कजन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिला कर चलना। मैंने भी पढ़ा है, मेरा बेस्ट इम्पॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ है कि उर्दू के साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, NCERT सिलेबस को भी फॉलो किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि NCERT सिलेबस फॉलो करना मतलब एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो पढ़ता है हमें पढ़ना, और क्योंकि हमारे गाँव में इस्लाम कुरान इन सब का बहुत वैल्यू है, इसको लेके चलना ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है स्कूल का। हम भी जाते थे उर्दू मीडियम पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में, तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, रानीगंज गाने बहुत दूर जाना पड़ता था, 1 घंटा मुझे गाने में लगता था, फिर वहाँ से 15 मिनट मुझे पैदल जाना पड़ता था, 3 बजे मेरी छुट्टी होती थी, 5 बजे हम मेरे घर पहुँचते थे, ट्यूशन भी मुझे आसनसोल में मिलता था। लेकिन यहाँ इतना पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसलिए भी यहाँ के स्टूडेंट है, मैं चाहूँगी वो दिल लगाकर पढ़े और अच्छे से अच्छा अपना अच्छा फील्ड में अच्छा एक नाम बनाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए एक लड़का घसीटता हुआ लेके निकल गया। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तालियां तालियां जोर से तालियां। और हमारे साथ हमारे दोस्त जनाब और बड़ी हंस कर दोस्तों एक्सेप्ट फर्स्ट आया, फर्स्ट का बाद की सेकंड आया, उसका बहन फर्स्ट आई, उसका भाई सेकंड आया, मुकाबला बाल्टी उठा
आइए अफजल हुसैन साहब, सेकंड थर्ड देगा रबनवाज। इन लोगों की भी फोटो ले ली जाए। ठीक है, ओके। इसके बाद है जोर से लगाओ, बहुत तेज लगाओ। पूरी ताकत से निकलना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप प्राइज लेकर गए जहाँ आइए। सेकंड आप दीजिए। कमाल भाई आप थर्ड वाले को दीजिए। पेश कर रहे हैं, जोरदार तालियां जरा इनके नाम पर। ये भूपेंद्र सिंह को अपने हाथों से गुलदस्ता पेश किया अरशद अली साहब को, और ये हमारे दोस्त मोहतरम रबनवाज, उसके बाद कासिम सिद्दीकी साहब को और कैसर अंजुम साहब को एक गुलदस्ता। और ये रिजल्ट मैं आपके उसके बाद देखें और एक थर्ड प्राइज। इस तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला। देखिए ये फोन लेकर के दांतों में इसमें गोली है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत आपका आहिस्ता आहिस्ता करो। एक लड़का सिर्फ जितना अव्वल आया नहीं तो ज्यादा डालने से आराम है। आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने की जरूरत नहीं है, गोली को संभाल कर चलना है, दौड़ना नहीं है बेटा। आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लोली 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 स्लोली, गोली को संभालना। आराम से बेटा, कोई मुकाबले में सुनाना नहीं है। और ये एक आया पेशी को नवाजी बाकी लड़का था जो खर्च हुआ, और सारे चमचा बालों बहुत अच्छे। क्या बात है, मुझे बारात का याद आ गया। पीछे मोड़ मत देखो। धन्यवाद सेकंड को, और ये थर्ड को कमाल सिद्दीकी का। उसके बाद तैयार हो जाइए बहुत इत्मीनान से। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। देखिए सेकंड को उससे थोड़ा कम है। हाथ मिलाओ जी। उसके बाद थर्ड जाकिर हुसैन,
आराम से आराम से। देखिए हमारे जज्बात हैं वहाँ टीम बनाने के लिए। अपना नाम जरूर इंतजार कराएं म्यूजिकल पे। इसके हाथ से चलिए प्राइजेस की तकसीम अमल में आ गई और हकदार को उनका इनाम मिल गया। अभी ज़्यादा हो जाएगा। दो शॉट करके आराम से बैलेंस के साथ थोड़ा तेज बेटा, थोड़ा तेज बोलो। गोली बचाने के चलते और सुस्त हो जाएगा। अल्लाह मियां को देखो। अल्लाह मियां को आराम से आराम से। चेयरमैन नाम लेना चाहते हैं। एक हाथ बन गया था तो बच हो जाता। एक डॉक्टर लॉगिंग साथ देंगे अपने हाथ में। जल्दी जल्दी दूर रख के दौड़ो, जंप करो। जल्दी करो, जल्दी कर। हाँ टूट गया, कोई बात नहीं है, लड़की को लेके जाओ। अरे बहुत खराब के रख रही है, बढ़ा के रख, दूर दूर रख के मार। हाँ रकम लगा के जा। हाँ रख। और दूर, और दूर। आप कहाँ कर सकते हैं? हाँ इसके बाद से म्यूजिकल चैनल आपसे गुजारिश है आप आना है मेरे तरफ और अपने हाथों से बहुत अच्छे, बहुत बस सेकंड बच्चे का हाँ इधर हम पकड़े हट हट हो गया ना एक फोटो हो गया ना इसका अब इसको फोटो ले लेंगे हो गया ठीक है हाथ मिलाइए ठीक है चेयर के साथ साथ बैठिए आगे बढ़िए
साबित हुई। कितने बच्चियों को, कितनी ख्वातीन को हटाएंगे? दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। एक दफा में 2-2, 3-3 चेयर टानिए। बहुत बच जाएंगे। ये बात हुई। बीच से निकाले, उस साइड से निकाले। चलते रहिए, चलते रहिए। दो 3 चेयर एक दफा टानिए। उधर खाली। आप बैठ गए आगे बढ़े। सामने आगे बैठो। अरे ताली बजाए वाला। चलिए चलिए गाना बज रहा है। खाली उधर खाली है। चेयर सटा दो, बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा करो, बहुत छोटा करो, चेयर छोटा, चेयर छोटा। साथ में मत चलो, दूर 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 दूर। साथ के नहीं, साथ के नहीं। चलो 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 चलो। बैठ आगे बैठ, आगे बैठिए, आगे बैठिए, आगे बढ़ के जल्दी 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 तब जगह मिलेगा। हाँ जल्दी जल्दी। अरे रुकिए मत, जल्दी रहिए। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। चलिए 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 चलिए। करना, चेयर मत छूनिए।
नाम लिखो, ये नाम लिखो। आया है वो रिजल्ट इस तरह से है, जो फर्स्ट हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे म्यूजिकल चेयर में आप लोगों ने बड़ी खुशी हुई देते हुए फोटो वाह। थैंक यू सर। मेडल। थैंक यू सर। क्या वाले पैसे मिले? सदा काम चलिए यहाँ आइए, सामने आइए। चलिए हो गया, ले ले क्लिक कर उसी से क्लिक ओके। आसिफ भाई, डेकोरेटर चंदन भाई and all the teachers and principal, vice principal, गुफरान सर, इन तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल साहब और पीटी साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। थैंक यू। कल से स्कूल बंद है। 13 तारीख यानी 13 जनवरी 2020 को स्कूल फिर रीओपन होगा। थैंक यू।